स्टूडेंट्स, प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार ये सिलेबस में दरअसल नंदवंश दिया है डायरेक्ट, गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बाद में। लेकिन नंदवंश आपको नहीं पढ़ना है, पहले महाजनपद के बाद में मगध का उत्कर्ष क्योंकि समस्या फिर कंटिन्यूएशन की आती है कि कैसे हम पढ़ें इसको। तो उससे पहले मैं आपको जैसे बताया हूँ कि हर वीडियो में मैं आपको एक वो दूंगा मेथड कि हाउ टू रीड द ह्यूमैनिटीज या हाउ टू रीड ए सब्जेक्ट। तो वन अनदर इशू आई हैव रेड, दैट इज सिलेबस ब्रेकडाउन मेथड। अब ये सिलेबस ब्रेकडाउन मेथड क्या होता है कि माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि सिलेबस ब्रेकडाउन मेथड होता है कि आप जो हैं मोटे किताब से बिल्कुल ना पढ़ें, सब्जेक्ट कोई भी हो, वेदर इट इज ह्यूमैनिटीज और वेदर इट इज ऑफ साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स। हमेशा क्या काम करें कि पहले पुस्तकों का छोटी का चयन करें, और बहुत छोटी पुस्तक की साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है इस पे। तो पुस्तक की लिमिट जो होती है वो ये बताई गई है कि 200-250 पेज से ज़्यादा आपकी पुस्तक नहीं होनी चाहिए। अगर जिन स्टूडेंट्स की पुस्तक मोटी हैं या जिन स्टूडेंट्स को कुछ, मैं समझता हूँ कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतिहास, भूगोल की पुस्तक कुछ मोटी होती हैं, राजनीति विज्ञान की, तो कृपया करके उनका स्पाइरल बाउंडिंग करा लें, स्पाइरल बाइंडिंग, सॉरी, स्पाइरल बाइंडिंग में पेज की संख्या हमेशा 200 से ज़्यादा ना रखें, हो सके तो मैक्सिमम 200 सवा 200 रखें, और फिर उस स्पाइरल बाइंडिंग को पढ़ें। पहला तो एक क्रैकडाउन मेथड ये है। दूसरा क्रैकडाउन मेथड ये है कि सिलेबस क्रैकडाउन मेथड में दूसरा है डोंट रीड द बुक्स, रीड द बुकलेट्स। अब ये है क्या चीज, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाइए आप, तो वे आपको कभी भी बुक नहीं देंगे पढ़ने के लिए, वो बुकलेट देते हैं, ये ध्यान दें आप। और जबकि पढ़ाते हैं वो बुक से ही हैं, आपको आपको बुक नहीं दिखाएंगे भी नहीं वो कि हम किस बुक से पढ़ा रहे हैं, और कभी भी एक अच्छी बुक का नाम भी नहीं बताएंगे आपको। ये देखना बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स, तो वो आपको बुकलेट देंगे और फिर कहेंगे कि इसको पढ़ के आइए घर से, या इसको जाके घर पढ़िए, तो तैयार करके लाइए। तो आप देखेंगे कि आप कितना सहज महसूस करते हैं अपने आप को। तो फिर उसको, अब बुकलेट का मेथड क्या होता है, बुकलेट है क्यों क्यों हमने बुकलेट मेथड बनाया है कि हमने भी सिविल सर्विस के एग्जाम के दौरान जब हम तैयारी करते थे बुकलेट मेथड बनाया था, और हमारे भी कोच बताते थे हमें कि बुकलेट इज ऑलवेज इजी टू कैरी। पहला तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि बुकलेट हमेशा 30 से 40 पेज की, 50 पेज की होनी चाहिए, मैक्सिमम 60, 70, 80 पेज। और उसको, हालांकि ये थोड़ा महंगा पड़ता है कि बुक को बुकलेट तक ले आना, लेकिन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको कोचिंग वाला, ये मैं एज ए टीचर बता रहा हूँ कि ये तो आपको करना पड़ेगा, ये खर्चा वहन तो आपको करना पड़ेगा। और आप 50-60 पेज से आ जाइए, और उसको इवन आईआईटी की तैयारी में भी आईआईटियंस भी ये कराते हैं कि दे आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली, दे आर वेरी बैग फ्रेंडली, दे आर वेरी लगेज फ्रेंडली। अब आप उनको कोट की जेब में, जैकेट की जेब में, बैग में, छोटे बैग में, हैंड बैग में, कहीं भी पर्स में रख सकते हैं, और आपका एक टारगेट जो है वो इजी हो जाता है कि जैसे करे सपोज के मुझे कल जैन धर्म पढ़ना है, तो मैं अपनी जैन धर्म की बुकलेट अपने साथ रखूं, मुझे बौद्ध धर्म पढ़ना है तो मैं बौद्ध धर्म की बुकलेट जो है साथ रखूं। पता चलेगा ट्रैवलिंग करते समय, रेलवे में बैठते समय, खाते समय, सोते समय, टी टाइम के समय आप उन बुकलेट को दोहरा लीजिए। और मैं कहूंगा कि फिर टारगेट बनाइए, टारगेट छोटे छोटे बनाइए कि द आई विल रीड द बुकलेट 5 times इन दिस मंथ, आई विल रीड दिस बुकलेट 3 times इन दिस मंथ। और इसको कर करके क्या होगा कि आपका बहुत ही कंसाइज सा, बहुत ही छोटा सा सिलेबस बन जाएगा, और एग्जाम के टाइम में आपके याद बहुत रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला टिप्स मैं कल दूंगा। फिलहाल मैं सिलेबस शुरू करता हूँ, और सिलेबस में पहला ही जो मैंने कहा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सिलेबस में ये डायरेक्ट आपका नंदवंश दे दिया गया है।
लेकिन मैं नंदवंश नहीं लूंगा, मैं मगध का उत्थान टॉपिक लूंगा, जिससे आपके समझ में आए कि मगध, हाउ मगध बिकेम द सेंटर फिगर ऑफ द व्हाट यू कैन से नॉर्दर्न इंडियन पॉलिटिक्स। मगध का ही उत्थान क्यों होता है आप ये देखिए, बाकी किसी भी जनपद 16 महाजनपद थे सब खत्म हो गए धीरे धीरे या कमजोर हो गए, मगध ही क्यों बचा रहा, इसके पीछे कारण देखने हैं हमको। कि देखिए मगध इसलिए बचा रहा क्योंकि मगध जो है वो एक तरह से सोन, पुनपुन और गंगा, इन नदियों के किनारे ये पाटलिपुत्र स्थित है, और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छी तरह से होता है नाव का, और दोनों स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से पाटलिपुत्र जुड़ा हुआ है। और पाटलिपुत्र जो है एक तरह से बड़ी सेफ जगह है। और इसके बाद में जो मगध का एरिया है वो देखेंगे आप, नीचे उसके झारखंड है और बिहार का जो वर्तमान एरिया है वो बहुत ही मिनरल्स रिच है, और बहुत ही ज्यादा जो है एक कह सकते हैं कि आयरन और कोल और ये वो जंगल होते हैं वहां बहुत ज्यादा। तो अब आयरन, कोल और जंगल जहाँ पे होंगे वहां पे आप देखिए कि आप, ये वो काल है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हम पहुंच चुके हैं अब। तो इस काल में लोहे का कार्बनिकीकरण किया गया है, और लोहे का कार्बनिकीकरण करने के पश्चात उसमें क्या हुआ है कि लोहे के हथियार बनने शुरू हो गए हैं। और एक लोहे के हथियार बनने से पहली बार क्या हुआ है कि राजा एक बड़ी सेना रख सकता है, और राजा बड़ी सेना रख सकता है, इसीलिए ये देखिए झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज आज भी तो लोहे को पिघलाने की, गलाने की, और कोयले से, पेड़ों से क्या मिलता है, कोयला। तो कार्बनिकीकरण की जो क्रिया है उसने, लोहे ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तीसरा कारण इसका ये है कि मगध जो है वो, या बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वो आर्यन प्लस नॉन आर्यन सिविलाइजेशंस का केंद्र है। यहाँ पे पहले से ही आदमी रह रहे हैं, बहुत बड़ी सभ्यता रह रही है, और वो बहुत बड़ी सभ्यता रहने से क्या हुआ कि जो आर्यंस आए उन्होंने कल्चरल एसिमिलेशन है, एक फ्यूजन कल्चर हुई, और उन्होंने इनके तौर तरीके सीखे, इन्होंने उनके, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बढ़िया एक कल्चर निकल के आई, और पहला राष्ट्र राज्य देखिए नेशन बना मगध, और उसकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र। तो आपको सेना में भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा मैन पावर चाहिए, तो वो मैन पावर जो थी मगध के पास थी, और हजारों लाखों, बताते हैं बिंबिसार की सेना में 6 लाख के करीब आदमी थे, देखिए अब। और तीसरा सबसे बड़ी बात है यहाँ पे घने जंगल हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि हमारा जो सेना का प्रमुख जानवर है वो घोड़ा कभी नहीं रहा। अगर इंडिजीनियस उसकी बात करें, वो जिनकी घोड़े थे भी तो बहुत कम थे हमारे पास, वो विदेशों से आते थे, आर्यों के पास थे। लेकिन हमारी जो सेना का प्रमुख जानवर है वो हाथी है। तो हाथी जो है वो एक तरह से सेना के समान रसद ले जाने के लिए, अब देखिए बंगाल में, बिहार में पहले जंगलों में हाथी बहुत मिलते थे, और ये वो काल है जब पहली बार जो है हाथियों को पालतू बनाया गया, और पालतू बना के उनका सेना में यूज करा गया। और देखना अब हाथी कितना विशालकाय होता है, उसको टेम किया गया, ये मानव की सबसे बड़ी जीत है। और जब हाथी को टेम किया गया तो हाथी को टेम करने के बाद में उसका सेना में यूज किया गया, और फिर देखना कि राजपूत काल तक, पोरस काल से लेकर राजपूत काल तक जो है वो हाथी सेना की बैकबोन बना रहा, क्योंकि हाथी पे बड़ा उसका मचान होता था, और ऊंचे हाथी को पर बैठ के तीर चलाना, भाले चलाना बड़ा एक तरह से राजा के लिए सुरक्षित हो जाता था, और राजा मैदान में सुरक्षित हाथी से रहता था, और हाथी छोटे मोटे वार अपने ऊपर सह लेता था। हालांकि बाद में हाथी का ड्रॉबैक भी निकल के आएगा, वो मैं बाद में राजपूत काल में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही है। और मैं आता हूँ फिर जो है नंदवंश पे सीधा आता हूँ। तो नंदवंश में आप ये देखेंगे कि नंदवंश की स्थापना महानंदिन ने की, और ये बताते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। दूसरी बात ये है कि ये समझ लीजिए कि अभी भी, आप अच्छी तरह समझ लीजिए इस चीज को, उत्तरी भारत का अभी भी आर्यकरण नहीं हुआ है पूर्णतया। नंदवंश इसकी पहचान है। अब देखिए हमारे वेदों, पुराणों, स्मृतियों और सब में कहा गया है कि आप जो है आर्यकरण हो गया है, और आर्य में क्षत्रियों को ही राज करने का अधिकार दिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट क्या है
कि इस देश में नॉन राजपूत, नॉन क्षत्रिय जातियों ने ही राज किया है, ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। तो जो क्षत्रिय नहीं है या जो एक तरह से आर्यन आर्यन नहीं है, उन्होंने राज किया है। अगर सारे मैं आपको एक तरह से टेबल बताता हूँ, चलो आप एक चीज देख के चलिए कि चलो आप हर्यंक वंश तक, जिसमें बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु 3 राजा हुए हैं, मात्र 3 वंश को ले लीजिए, 3 राजाओं को छोड़ दीजिए बाद में, और अगले राजाओं का क्रम देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जैसे आप नंदों को ही आइए, वो शूद्र हैं। फिर मौर्यों पे आइए, उनको कोई मुरा से उत्पन्न बताता है, मुरा रानी से, कोई जंगलों में मौर्य जंगल में मोर रहते थे, उनसे उत्पन्न बनाता है। कहने का मतलब वो प्योर क्षत्रिय नहीं है, उनके प्योर क्षत्रिय होने पे शक है, वो नहीं है। फिर इंडो बैक्ट्रियन आइए, इंडो ग्रीक्स आइए, वो बाहर के हैं। फिर शकों पे आइए, फिर कुषाणों पे आइए, फिर हूणों पे आइए, वो बाहर के हैं सब, वो क्षत्रिय नहीं है, वो नॉन क्षत्रिय हैं। फिर गुप्तों पे आइए, वो क्षत्रिय नहीं है, वो या तो ब्राह्मण है या वैश्य है, कहने का मतलब वो क्षत्रिय नहीं है। फिर हर्षवर्धन पे आइए, वो वैश्य है। फिर पृथ्वीराज चौहान पे आइए, वो राजपूत है, वो क्षत्रिय नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है, देखिए कितनी गहरी बात है कि जो जाति राज करने के लिए बनी है वो राज कर ही नहीं रही है, नॉन क्षत्रिय राज कर रहे हैं पूरे देश में। वाकाटक आइए, पुष्यमित्र शुंग आइए, सातवाहन आइए, सब ब्राह्मण है। और मैं बताऊं सच्चाई तो यह है कि क्षत्रियों से ज्यादा जो राज किया है वो ब्राह्मणों ने किया है इस देश में, या फिर नॉन क्षत्रियों ने किया है, शूद्रों ने किया है, या जिनको आप आज अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग कह सकते हैं कोई भी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये इतिहास की विडंबना है कि हम क्या माइंड सेट कर लेते हैं कि साहब हमेशा क्षत्रिय राजा रहे होंगे। तो नंदों ने पहली बार जो है इस भ्रम को तोड़ा कि देखिए जो आर्यों का जो एक तरह से फैलाव हो रहा है वो 2 तरह से हो रहा है। पहला तो आर्यों का जो फैलाव हो रहा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा है, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर हो रहा है। तो अभी जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं नंदों का, मौर्यों का और हर्यंक वंश का, बिंबिसार, अजातशत्रु का, वो पूर्व से पश्चिम की ओर की तरफ पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि पाटलिपुत्र तक आते आते फिर जो सत्ता हाथ में आ जाती है वो नंदों के हाथ में आ जाती है। और आपको पता होगा कि अंतिम हर्यंक वंश का शासक जो कालाशोक है, उसको उसके सेनापति ने छुरा भोंक कर हत्या कर दी, और वो निम्न जाति का था जिसका नाम महानंदिन था, और वो राजा बना, ये पुराणों में कहा गया है। तो इसका मतलब देखिए कि सेना में भले ही क्षत्रिय राजा आर्य राज कर रहे हैं, लेकिन सेना में अभी भी नॉन आर्यंस हैं, सेना में अभी भी नीची जाति के लोग हैं, और वो भारतीय मूल के लोग हैं। अब नंद कौन है? वो मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोग हैं, और उन्हें किसी ने नाई कहा है, किसी ने कुछ शूद्र कहा है, किसी ने नीच कुल का व्यक्ति कहा है, जो भी है। अब देखिए कि अब उसके बाद में जो राजा बनता है वो उसका बेटा महापदम नंद बनता है। अब एक चीज और देखिए कि 9 नंद राजा हैं, और अगर महानंदिन को मिला दें तो 10 नंद राजा हैं। तो अब ये चीज देखिए कि 10 के 10 नंद राजाओं के नाम जो हैं वो धन पे आधारित है, धन पे आधारित हैं। जैसे महापदम नंद, धन नंद, महानंदिन और भी हैं। तो अब इससे क्या पता चलता है कि नंद राजा जो हैं वो मालामाल है, वो बिल्कुल वो पैसे से भरे पूरे उनके खजाने हैं, और वो उनका राज्य जो है वो बहुत समृद्ध है, और वो थोड़े से मितव्ययी हैं, अपव्ययी नहीं है, जोड़ने में, पूंजी को एकत्र करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन उनकी अब देखिए कि इसकी आलोचना करी गई है पुराणों में, और कुछ हमारे जो इतिहासकार पुराने हैं उन्हें लालची बताया गया है। और मैं सच्चाई इसके पीछे की कहानी अगर बताऊं तो इसके पीछे की कहानी जो है वो ये है कि वो पूरी तरह से एक, ये मान लीजिए कि वो पूरी तरह से मूल भारतीय हैं। अब मूल भारतीयों में ये देख लीजिए कि वो मूल भारतीय हैं, और वो यहाँ पे ये वो नंद वंश इतना एनरिच क्यों है, इतना रिसोर्सफुल क्यों है? आर्यंस क्यों नहीं है? बिंबिसार क्यों नहीं है? अजातशत्रु क्यों नहीं है?
क्योंकि इनके साथ तीन तीन प्लस पॉइंट चल रहे हैं कि नंदाज जो हैं वो खेती करना जानते हैं। नंदाज ये बताते हैं कि नंदों ने नहरें बनवाई। देखिए ये उल्लेख है बाकायदा कि नंदों ने नहरें बनवाई। नंद यहाँ से खेती रोपण विधि द्वारा धान उगाते हैं, फिर सरप्लस प्रोडक्शन लेते हैं और अधिशेष उत्पादन है उसे स्टोर करके रखते हैं। फिर दूसरे नंबर पे नंद यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्होंने व्यापार किया, खूब किया और पैसे कमाए। और फिर उन्होंने क्या किया, इन सब से मिलकर फिर सेना ले ली, शक्ति ले ली। तो राजा जो है, सच्ची बात बताऊं, जो पहला सबसे बड़ा एम्पायर है वो नंदों का है उत्तरी भारत में। वो हरियंक कुल का, बिंबिसार का इतना बड़ा नहीं है। और ये बताया जाता है कि उनके राज्य में कलिंग, उत्कल, बंग और इधर कौशाम्बी, इधर वैशाली, इधर ये मतलब पाटलिपुत्र, मतलब कन्नौज, उज्जैन तक के, सॉरी उज्जैन तो नहीं, कन्नौज तक के क्षेत्र थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये भारतीय, हम भारतीयों की गुण है क्या है। देखिए हम भारतीयों का गुण है, उन्हें कंजूस क्यों बताया गया है, इसके पीछे भी इंडिजीनियस कारण है। हमारी मूल प्रवृत्ति क्या है, देखिए अंग्रेज भी कहते थे कि हम भारतीय मितव्ययी है। ये हमारे संस्कार हैं कि हम अपव्यय नहीं है। और हम शादी ब्याह में देखा होगा कि पैसा जोड़ के रखते हैं, जेवर जोड़ के रखते हैं अकाल के समय और अपनी बहू बेटियों के लिए। तो इसमें यह है कि हम लोग जो हैं, नंदों ने कह रखे कि गंगा में जो है वो पैसे छुपा दिए, गंगा में पैसे छुपाने के बाद में छुपा दिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब इन्होंने क्या काम किया कि गंगा में पैसे छुपाए हैं, तो उसका मतलब ये है कि गंगा में इस धन छुपाया है ताकि वो इमरजेंसी पे, ताकि वो एक तरह से मान लीजिए इमरजेंसी में हमारे काम आ सके। और इस इमरजेंसी में वो हमारे काम आ सके, हम बुरे दिनों में उसका यूज कर सके। देश में अकाल पड़े तो 100 कोटि स्वर्ण मुद्राएं छुपा रखी थी, ये बताते हैं इसने, धनानंद ने। तो इसका मतलब ये है कि 100 कोटि स्वर्ण मुद्रा छुपाने का मतलब ये है कि अकाल में और एक तरह से बुरे समय में हम उन्हें यूज कर सकें। ये हम भारतीयों का ये गुण है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब ये जो ये अब दो बात चल रही हैं कि नंदों के आने के बाद में भारत में क्लैश चल रहा है कि आर्यन वर्सेस नॉन आर्यन लड़ाई चल रही है, या ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण लड़ाई चल रही है। और ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण जो लड़ाई चल रही है, उसका सबसे बड़ा जो एक तरह से रिजल्ट निकल के आया, ये आया कि मौर्यों ने नंदों को परास्त कर दिया। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि मौर्यों ने नंदों को इसलिए परास्त नहीं किया कि वो, अब देखिए ऐसा कैसे हो सकता है। आप देखिए कहानी गढ़ी गई है कि साहब एक जो है उसका धनानंद ने कौटिल्य का अपमान कर दिया भरी सभा में। और धनानंद ने जब कौटिल्य का भरी सभा में अपमान कर दिया तो कौटिल्य को गुस्सा आया और उसने एक बच्चे को खेलते हुए पाया, चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसमें राजा के चरित्र थे और राजा के चरित्र लेके उसने पाला और उसने बड़ा किया उसको। और अकेले चंद्रगुप्त मौर्य ने डायरेक्ट अटैक कर दिया धनानंद पे और धनानंद को जो है वो हरा दिया। अब ये हो कैसे सकता है, इतना बड़ा राजा जिसकी सेना जिसकी सेना सिकंदर की सेना से भी बड़ी थी धनानंद की, ये बताया गया है। और ये ग्रीक स्रोतों में बताया गया, इंडियन में नहीं, कि उसकी सेना सिकंदर से बड़ी थी और जिस पर सिकंदर भी अटैक नहीं कर पाया डर के मारे, वो सिकंदर सिंधु नदी के पार नहीं आया। तो इतने बड़े राजा को थोड़े से, ये मान लीजिए कि थोड़े से ही एफर्ट में एक छोटे से बालक राजकुमार ने और एक ब्राह्मण के सहयोग ने थोड़ी सी जंगली जातियों का उसने मिलाया और एकदम से अटैक कर दिया साहब। तो ऐसा कल्पनाओं में हो सकता है। आज भी आप देखिए किसी बड़े देश के राजा को हरा सकते हैं, छोटा देश। आप हम अमेरिका को हरा सकते हैं ऐसे क्या? हम रूस को हरा सकते हैं क्या? हम ब्रिटेन को हरा सकते हैं क्या इतनी जल्दी? फ्रांस को, जर्मनी को नहीं हरा सकते ना। तो इसका कारण ये है कि अब नंदों को मैं बताऊंगा, नंदों को कभी भी हथियारों के दम पर नहीं हराया गया या नंदों को सेना के दम पर नहीं हराया गया। ये एक आर्य और अनार्य का कॉन्फ्लिक्ट है। और नंद उस कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ
कि इस कंफ्लिक्ट में एक पूरे देश के आर्यंस की, जिनका नेता कौटिल्य अर्थशास्त्र का निर्माता विष्णुगुप्त है, उसके अंतर्गत एक स्ट्रेटजी चल रही है कि जो हमारी सत्ता नॉन आर्यंस के पास पहुंच गई है, उस नॉन आर्यंस को हम कैसे वापस अपने उस पाटलिपुत्र को कैसे कब्जा करें। इसलिए ये देखिए, अब कौटिल्य ऐसे नहीं है कि एकदम से वो उसके पास गया विष्णु चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य ने पूरे उत्तरी भारत का भ्रमण किया और उसने समस्त जनजातियों को इकट्ठा किया, उसने आर्यंस को भी इकट्ठा किया और उसने एक जनादेश बनाया। और जनादेश ये बनाया कि ये राजा चूंकि निम्न वर्ण का है, चूंकि ये राजा अत्याचारी है, जबकि अत्याचारी बिल्कुल नहीं है वो, चूंकि ये राजा कंजूस है, कंजूस नहीं है, वो अपने जनता के लिए पैसा इकट्ठे करके, चूंकि ये राजा ज्यादा टैक्स लगाता है, वो ज्यादा टैक्स नहीं लगाता, इमरजेंसी टैक्स लगाता है, जो बाद में अलाउद्दीन खलजी और सब फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक सबने लगाए, शेर शाह ने लगाए, अकबर ने लगाए, तो इमरजेंसी टैक्स लगाता है। तो अब ये जो पुराणों में कहा गया है, पुराणों में ब्राह्मणों को सपोर्ट किया गया है और नंदों की बुराइयां करी गई हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि वो एकदम से हार गया, ये सिलसिला कई साल तक चला और कई साल तक चला होगा, इसमें सह और मात का खेल चला। अंत में जो जनादेश था, जनादेश जो है वो नंदों के खिलाफ पलट गया, जैसे आज सरकारें पलट जाती हैं। तो अब वो नंदों के खिलाफ जब जनादेश पलट गया, तो उसकी लड़ाई में उन्होंने, देखिए साम दाम दंड भेद चला इस लड़ाई में, मैं बताऊंगा। और विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस, इतना बड़ा नाटक है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक में पहली बार ये कहा गया कि राक्षस जो है वो मंत्री है उसका, किसका, धनानंद का, और उसको रिश्वत दे के खरीदा नंदों ने, सॉरी मौर्यों ने, कौटिल्य ने। और अगर वो, इसका मतलब तब भी रिश्वत चलती थी, तब भी भ्रष्टाचार था। और अगर मुद्रा राक्षस का राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ नहीं आता, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नंदों को हराना बड़ा मुश्किल है। और ये एक तरह से ये मान लीजिए कि ये भारतीय जनादेश की जीत है नंदों के खिलाफ। अब नंद इतने लोकप्रिय लोकप्रिय नहीं हुए जितने बड़े वो राजा थे। मैं सच्चाई बताऊं तो नंद कितने, एक तरह से ये मान लीजिए कि कितने, एक ये मान लीजिए कि कितने उदार हैं कि उन्होंने, देखिए, जैन धर्म धारण किया और जैन धर्म धारण किया, और जैन धर्म धारण करने के बाद में उन्होंने क्या काम किया कि जैन धर्म के एक तरह से मूर्तियां लगवाई, और जैन धर्म के लिए उन्होंने एक तरह से ये बताते हैं कि सिंचाई के साधन खुलवाए, परोपकारी कार्य करवाए। और अंतिम धनानंद राजा को जानबूझ के हमने उसको एक तरह से नीचा दिखाया है, जबकि इतिहास नंदों के साथ अगर न्याय करेगा तो इतिहास नंदों को बहुत अच्छी नजरों से देखेगा। मैं बताऊंगा, आजकल के जो सामाजिक आर्थिक इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि नंद वंश उत्तरी भारत का सबसे बड़ा, और पाटलिपुत्र, हालांकि पाटलिपुत्र को तो राजधानी तो उन्होंने ही बना दी थी, हर्यंक वंश ने ही, लेकिन मैं बताऊंगा उससे पहले जो राजगीर हुआ करती थी राजधानी, वो एक छोटा सा कस्बा था और वो कुछ नहीं था, एक पहाड़ी का क्षेत्र था बिंबिसार अजातशत्रु के समय। लेकिन मैं बताऊंगा पाटलिपुत्र का जो गौरव लौट के आया, जो आज का पाटलिपुत्र है या जो पहले का पाटलिपुत्र था, वो गौरव जो पाटलिपुत्र का लौट के आया वो नंदों ने करा। इसे महापदम नंद ने, महानंदी ने और धनानंद ने सजाया संवारा, और वो बाद में फिर दूसरे राजवंशों की जो है वो नींव बना। तो आप माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लीजिए आप कि इसको बड़े एक तरह से नंद वंश को ऐसे पढ़िए कि हमें ऐसा जो है मतलब सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में नंद वंश को देखना है, और नंद वंश को आर्यंस प्लस नॉन आर्यंस की लड़ाई के रूप में देखना है। पहली बात तो नंद वंश को उच्च जाति वर्सेस निम्न जाति का संघर्ष के रूप में देखना है। नंद वंश को इंडिजेनियस प्लस फॉरेन एलिमेंट की लड़ाई इस तरह देखना है। नंद वंश को एज ए प्रोस्परस साम्राज्य ये देखना है। तो अब ये जो व्याख्याएं हैं ये अब बदली हैं, अब की किताबों में या पुरानी किताबों में नहीं मिलेगी। तो यू शुड राइट द आंसर इन दिस वे दैट इट वाज द बैटल ऑफ द आर्यंस प्लस नॉन आर्यंस एंड विनर वर द आर्यंस, नो डाउट। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और कल हम इससे अगला जो विदेशी आक्रमण है उसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।